जय हिंद। आज का हमारा प्रश्न है, व्हाट प्रोटेक्शन इज गिवन टू द ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डिस्कस। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालकों के मानव अधिकारों को क्या सुरक्षा दी गई है, वर्णन कीजिए। तो आज की इस चर्चा में हम भारत में महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकारों की हिफाजत के लिए जो एक मजबूत कानूनी और संवैधानिक ढांचा बनाया गया है, उसकी हर एक परत को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हम अपनी बात की शुरुआत भारत के विरोधाभासी अतीत को समझने से करेंगे। फिर संविधान के जो खास प्रावधान हैं उनको देखेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे ऐतिहासिक फैसलों ने इन कानूनों में जान फूंकी। इसके बाद हम शोषण के खिलाफ बने दूसरे कानूनों और इस पूरी व्यवस्था को जो सहारा देने वाली संस्थाएं हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले हमें भारत के उस गहरे सांस्कृतिक विरोधाभास को समझना होगा जिसकी वजह से इन कानूनी सुरक्षा उपायों की जरूरत पड़ी। देखिए, एक तरफ जहां हमारे आदर्शों में नारी को पूजा जाता था, वहीं जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि काफी कठोर थी। हमारा प्राचीन भारतीय आदर्श तो नारी को सर्वोच्च सम्मान देता है, जैसा कि इस श्लोक में भी कहा गया है, जहां उनके सम्मान को दिव्यता की मौजूदगी के बराबर माना गया है। नारी को हमेशा से ही सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये आदर्श हमेशा असलियत में भी दिखाई देता था? इस महान आदर्श के बावजूद ऐतिहासिक सच्चाई अक्सर इसके बिल्कुल उलट थी। हमारे समाज में बाल विवाह, बहुविवाह और शोषण जैसी कुरीतियां इतनी ज्यादा गहरी हो गई थीं कि महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हो गई और वे पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर हो गईं। और इसी कठोर सच्चाई ने एक मजबूत कानूनी दखल की जरूरत पैदा की। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान बनाने वालों ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो इन सब अन्यायों के खिलाफ एक मजबूत ढाल की तरह काम कर सके। चलिए अब ये देखते हैं कि हमारा भारतीय संविधान ये खास कवच कैसे देता है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 15(3). यह अनुच्छेद 15(1) और 2 में जो सामान्य नियम दिया है कि राज्य लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, उसका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। यह राज्य को यह ताकत देता है कि वो स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान यानी स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये बात समझी थी कि महिलाओं और बच्चों की जो स्वाभाविक प्रकृति है और समाज में जो उनकी ऐतिहासिक रूप से कमजोर स्थिति रही है, उसके कारण उन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत है। और ये सुरक्षा सिर्फ एक अनुच्छेद तक ही नहीं है, बल्कि इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। जैसे अनुच्छेद 23 को देखें तो ये मानव तस्करी और बेगार जैसे शोषण पर रोक लगाता है, तो वहीं अनुच्छेद 24 बच्चों को खतरनाक कामों में लगने से बचाता है। इसी तरह अनुच्छेद 39 बच्चों के स्वस्थ विकास को पक्का करता है। अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए मैटरनिटी रिलीफ यानी मातृत्व अवकाश जैसे प्रावधानों की नींव रखता है। और अनुच्छेद 45 शुरुआती शिक्षा की गारंटी देता है। ये सब मिलकर एक मजबूत सुरक्षा जाल बनाते हैं। तो ये जो अनुच्छेद हैं, ये असल दुनिया में कैसे असर डालते हैं? चलिए अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के मामलों को देखते हैं जिन्होंने कानूनों को जिंदा कर दिया। एक बहुत ही अहम शुरुआती मामला था जिसमें व्यभिचार यानी अडल्टरी से जुड़ी आईपीसी की धारा 497 को चुनौती दी गई थी। अब इसमें तर्क ये दिया गया कि ये कानून तो सिर्फ पुरुषों को ही अपराधी मानता है, जबकि महिला को एक उत्प्रेरक यानी अबेटर के तौर पर भी सजा नहीं देता, जो कि लिंग के आधार पर सरासर भेदभाव है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि ये जो खास प्रावधान है, ये अनुच्छेद 15(3) की शक्ति के अंदर आता है। ये वर्गीकरण सिर्फ लिंग के आधार पर नहीं किया गया था, बल्कि उस समय समाज में महिलाओं की जो खास सामाजिक स्थिति थी, उसको ध्यान में रखकर किया गया था। अब एक और बहुत जरूरी जनहित याचिका थी जिसने शिवकाशी के पटाखा कारखानों में काम करने वाले बाल मजदूरों की खतरनाक और दर्दनाक हालत पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा। ये मामला बाल श्रम के खिलाफ जो लड़ाई है, उसमें एक मील का पत्थर साबित हुआ। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो हल था वो बहुत ही ठोस और व्यवहारिक था। कोर्ट ने आदेश दिया कि खतरनाक कामों में जितने भी बच्चे लगे हैं उन्हें फौरन काम से हटाया जाए और हर बच्चे के लिए जो नियोक्ता है उसे 20,000 रुपए की रकम बालक श्रम पुनर्वास व कल्याण कोष में जमा करनी होगी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अदालत ने यह भी पक्का किया कि बच्चे के परिवार के किसी बड़े सदस्य को नौकरी दी जाए ताकि परिवार की आर्थिक हालत भी स्थिर रहे। अब देखिए, संविधान तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी और ज्यादा सुरक्षा देने के लिए कानूनों का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम मौजूद है।
हमारी संसद ने भी समय समय पर बहुत खास और मजबूत कानून बनाए हैं जो दहेज, मानव तस्करी और सती प्रथा जैसी गहरी सामाजिक बुराइयों पर सीधा वार करते हैं। ये अधिनियम संवैधानिक सिद्धांतों को जमीनी हकीकत में लागू करने का काम करते हैं। और तो और भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड में भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए खास धाराएं हैं। धारा 354, 376, 498A और 509 जैसे प्रावधान सीधे सीधे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अलग अलग अपराधों को बताते हैं और उनके लिए सख्त सजा का प्रावधान करते हैं। ये कानूनी ढांचा अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक सीधा और ताकतवर जरिया देता है। अच्छा, अगर ये विश्लेषण आपको जानकारी भरा लग रहा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम आप तक ऐसा जरूरी कंटेंट हमेशा पहुंचाते रहें। चलिए अब उन संस्थाओं को देखते हैं जो इन अधिकारों को लागू करवाने और पीड़ितों की मदद करने के लिए बनाई गई हैं। साल 1990 में बना राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्टैट्यूटरी वॉचडॉग यानी एक वैधानिक प्रहरी की तरह काम करता है। इसका काम आप समझिए 3 हिस्सों में बटा है। पहला, महिलाओं के लिए जो संवैधानिक सुरक्षा उपाय बने हैं उनकी जांच करना और शिकायतों की जांच करना। दूसरा, सरकार को नीति से जुड़े मामलों पर सलाह देना और कानूनों में सुधार की सिफारिश करना। और तीसरा, कानूनी लड़ाई में महिलाओं की मदद करना और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके मजबूत बनाना। हमारी न्यायिक प्रणाली भी लगातार एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण बोधिसत्व गौतम बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती का मामला है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाते हुए आरोपी को मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही पीड़िता को 1000 रुपये हर महीने का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया था। ये दिखाता है कि न्यायपालिका सिर्फ आखिरी फैसला ही नहीं देती बल्कि पीड़ितों को फौरन राहत भी दिलाती है। तो इन सब बातों से जो सबसे ज़रूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये सुरक्षा किसी एक कानून की बात नहीं है, बल्कि ये संरक्षण का एक बहुत ही व्यापक, एक मल्टी लेयर ढांचा है। संविधान के मूल सिद्धांतों से लेकर संसद के बनाए खास अधिनियमों, दंड संहिता के प्रावधानों और राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी समर्पित संस्थाओं तक, ये सारे तत्व मिलकर भारत में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। ये एक लगातार विकसित होने वाला सिस्टम है जिसे हमारी न्यायपालिका ने अपनी सक्रिय व्याख्याओं से समय समय पर और भी मजबूत किया है, ताकि ये पक्का हो सके कि समाज के सबसे कमज़ोर सदस्यों को वो सुरक्षा और वो सम्मान मिले जिसके वे हकदार हैं।